गैमेट स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कर्नाटक का तृतीय युद्ध, थर्ड कर्नाटिक वार के विषय में अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध पढ़ लिया है। उसी तरह से थर्ड कर्नाटिक वार पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। यह जो कर्नाटक वार है, भारत में आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष का परिणाम है, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं तृतीय कर्नाटक युद्ध के क्या कारण थे। हमें पता है कि 1755 ईस्वी में पांडिचेरी की संधि के बाद द्वितीय कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ था। उस संधि में एक शर्त थी कि यह संधि तभी मान्य होगी जब फ्रांस और ब्रिटेन की सरकार इसको अनुमोदन प्रदान कर देंगी। 1755 में पांडिचेरी की संधि हुई और 1756 में यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध प्रारंभ हो गया। यूरोप की समस्या पर जो है, वहाँ पर 7 वर्ष का एक युद्ध हुआ जो 1756 से 1763 ईस्वी तक चला। और भारत में कर्नाटक का तृतीय युद्ध का भी यही समय है जो 1756 से 1763 ईस्वी रहा है। तो हम लोग बात कर रहे थे 1756 में यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध प्रारंभ हो गया और उस युद्ध में फ्रांस और ब्रिटेन अलग अलग खेमे में गए और एक दूसरे के विरुद्ध युद्ध जारी किया। फलतः भारत में भी इनका युद्ध प्रारंभ हुआ। एक बात। दूसरी बात ये थी कि 1755 में पांडिचेरी की संधि हुई, 56 में सप्तवर्षीय युद्ध प्रारंभ हुआ। तो समय ही नहीं मिला कि पांडिचेरी की संधि का अनुमोदन दोनों देश करें। इस कारण से भारत में तृतीय कर्नाटक युद्ध शुरू हो गया। अब हुआ क्या, हम लोगों ने देखा था द्वितीय कर्नाटक युद्ध की जो समाप्ति होती है तो उसमें फ्रांसीसियों की तुलना में अंग्रेज़ों को वरीयता मिलती है, उनकी श्रेष्ठता कुछ बढ़ती है। तो इससे जो है फ्रांस की सरकार चिंतित होती है और फ्रांस की सरकार चिंतित होने के बाद अपने एक योग्य सेनानायक काउंट डी लाली को भेजते हैं। किसको भेजते हैं? काउंट डी लाली। काउंट डी लाली को भेजते हैं 1758 ईस्वी में। काउंट डी लाली आने के बाद सबसे पहले अप्रैल 1758 में आता है। आने के बाद सबसे पहले एक अंग्रेज किला है, यहाँ पर देखिए, सेंट डेविड। सेंट डेविड पर जो है आक्रमण करता है और जून 1758 ईस्वी में उस पर अधिकार कर लेता है। सेंट डेविड के अधिकार के बाद, सेंट डेविड पर अधिकार करने के बाद काउंट डी लाली जो है तंजौर, ये तंजौर है, का भी घेरा डालते हैं। दरअसल काउंट डी लाली को यह पता था कि 1757 में अंग्रेज़ों ने प्लासी की युद्ध के माध्यम से बंगाल से बहुत अधिक धन प्राप्त कर रहे हैं, तो हमें भी धन प्राप्त करना चाहिए। धन प्राप्त करके ही हम अपनी श्रेष्ठता स्थापित कर सकते हैं, हम अपने युद्ध के खर्चे निकाल सकते हैं। तो उसने तंजौर के राजा का पर अटैक किया, तंजौर का घेरा डाला और मांग की कि 56 लाख रुपया जो बकाया है फ्रांसीसियों का आपके ऊपर, उसको प्रदान करिए। अभी तंजौर का घेरा चल ही रहा था कि इसी दौरान बंगाल से क्या हुआ, इसी दौरान बंगाल से एक बड़ा जो है सैनिकों का बेड़ा इनकी सुरक्षा के लिए, तंजौर की सुरक्षा के लिए आ गया। तो विवश होकर के, विवशतावश
काउंट डिलाली को क्या करना पड़ा, तंजौर का घेरा हटाना पड़ा। जब तंजौर का घेरा उन्होंने हटा लिया तो उसके बाद उन्होंने एक योजना बनाई कि मद्रास पर घेरा डाला जाए, मद्रास को जीता जाए। इसके लिए उन्होंने क्या किया, बुस्सी को, जनरल बुस्सी के बारे में हम लोगों ने देखा था द्वितीय कर्नाटक युद्ध में, जब मुजफ्फर जंग को हैदराबाद का नवाब डुप्ले ने बनाया था तो उन्होंने एक मांग की थी कि हमारी सुरक्षा के लिए एक फ्रांसीसी सेना की टुकड़ी रख दी जाए। तो जनरल बुस्सी के नेतृत्व में हैदराबाद में एक टुकड़ी वहाँ के नवाब की रक्षा कर रही थी। हैदराबाद है, हैदराबाद से काउंट डिलाली ने क्या किया, जनरल बुस्सी को बुला लिया। जनरल बुस्सी को बुलाना काउंट डिलाली की बहुत बड़ी भूल थी, क्योंकि जब उन्होंने काउंट डिलाली को बुलाया, काउंट डिलाली वहाँ से चला, उसी दौरान एक अंग्रेज ब्रिटिश अधिकारी कर्नल फोर्ड, किसने, कर्नल फोर्ड ने क्या किया, उत्तरी सरकार, नॉर्दर्न सरकार लिखा है, उत्तरी सरकार पर अटैक किया और इसको जीत लिया। अब हैदराबाद के पास में ही है, हैदराबाद के अंतर्गत ही है। इससे हुआ क्या, हैदराबाद का जो नवाब था सलावत जंग, वो भयभीत हुआ। भयभीत होने के बाद वो अंग्रेज़ों से आ मिला, अंग्रेज़ों के समझ समर्पण कर दिया। उन्होंने बताया अब मैं जो है आपके पक्ष में रहूँगा। इस तरह से जो है हैदराबाद जो है फ्रांसीसियों के हाथ से चला गया। इसके बाद 1 वर्षों तक उन्होंने मद्रास का घेरा डाला, लेकिन उनको कोई सफलता नहीं मिली, क्योंकि इसी समय एक अंग्रेज सेनानायक कुक के नेतृत्व में एक विशाल जो है सेना मद्रास की रक्षा के लिए आ गई। तो विवश होकर के फिर से काउंट डिलाली को मद्रास का घेरा हटाना पड़ा। मद्रास का घेरा हटाने के 1 वर्ष के बाद भी इन दोनों के मध्य छिटपुट संघर्ष होते रहे। इस छिटपुट संघर्ष से फ्रांसीसियों की स्थिति निरंतर खराब होती गई। इसी दौरान 1759 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने क्या किया, एक सेना नायक आयरकूट को ये देखिए मद्रास है, मद्रास का गवर्नर बना करके भेजा। उसने आने के बाद युद्ध की तैयारी शुरू की। आयरकूट ने 22 जनवरी 1760 ईस्वी में 1760 ईस्वी में मद्रास और पांडिचेरी के बीच में अडयार नदी के किनारे बांडीवास नामक स्थान में काउंट लाली के नेतृत्व वाली फ्रांसीसी सेना को बुरी तरह से पराजित कर दिया और बुस्सी को बंदी बना लिया। इसके बाद और अन्य कार्य हुए जिसकी हम लोग चर्चा करेंगे। ये देखिए मद्रास है, ये है पांडिचेरी है, इसके बीच है बांडीवास। इसी के बीच में जो है 22 जनवरी 1760 में युद्ध हुआ था। इसे ही बांडीवास का युद्ध कहते हैं। क्या कहते हैं? बांडीवास का युद्ध। और ये बांडीवास का जो युद्ध था वह निर्णायक रहा और उसने भारत में फ्रांसीसियों के भविष्य का अंत कर दिया। इसने जो है इस युद्ध ने बांडीवास के, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि बांडीवास का युद्ध किसके किसके बीच हुआ,
बांडीवास का युद्ध कब हुआ, वह कौन सा युद्ध था जिसके बाद फ्रांसीसियों का पराभव हो गया। हमें सब में उत्तर क्या लगाना है, बांडीवास लगाना है। बांडीवास युद्ध में अंग्रेजी पक्ष का नेतृत्व कौन कर रहा था, आयरकूट लगाना है। इस तरह से जो है स्थिति आई और इसकी जो है बांडीवास के युद्ध पर जब चर्चा होती है, इस युद्ध के संबंध में बांडीवास के युद्ध फ्रांसीसियों के लिए इतना हानिकारक रहा, इसके संबंध में इतिहासकार मालेसन का एक कथन बहुत प्रसिद्ध है, जिसमें उन्होंने कहा था कि इस युद्ध ने उस भवन को जिसे मार्टिन, ड्यूमा और ड्यूप्ले ने खड़ा किया था, धूल धूसरित कर दिया। मतलब बांडीवास के युद्ध ने उस भवन को, फ्रांसीसियों के उस पूरे साम्राज्य को समाप्त कर दिया, बांडीवास के युद्ध ने, जिसे मार्टिन, ड्यूमा, ड्यूप्ले ने खड़ा किया था। इसके बाद 1761 ईस्वी में, कब, 1761 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने पांडिचेरी पर अधिकार कर लिया। उसके एक वर्ष के अंदर में अंग्रेज़ों ने फ्रांसीसियों के अन्य बस्तियां जैसे माहे, करई, काल, जिंजी, इन सब पर अधिकार कर लिया। ये सब अभी चल रहा था। इसी दौरान जो है 1763 ईस्वी में यूरोप में जो सप्तवर्षीय युद्ध चल रहा था, वह जो है पेरिस की संधि के माध्यम से समाप्त हो गया। पेरिस की संधि हुई थी 10 फरवरी 1763 में। पेरिस की संधि से यूरोप में फ्रांस और ब्रिटेन के बीच युद्ध समाप्त हो गया। उसी तरह से भारत में भी फ्रांस और ब्रिटेन का युद्ध समाप्त हुआ और उस युद्ध के बाद जो है यह निर्णय लिया गया कि चंद्र नगर को छोड़ करके शेष फ्रांसीसी बस्तियों को अंग्रेज वापस कर देंगे, जो 1749 ईस्वी तक, कब तक, 1749 ईस्वी तक फ्रांसीसियों के पास में थे। एक ये निर्णय लिया गया। उसके बाद यूरोप में 1763 ईस्वी में पेरिस की संधि के माध्यम से सप्तवर्षीय युद्ध समाप्त हो जाता है। सप्तवर्षीय युद्ध के समाप्त होने से यूरोप में ब्रिटेन और फ्रांस का युद्ध समाप्त हो जाता है। फलतः भारत में भी दोनों शक्तियां अपने अपने युद्ध समाप्त कर लेती हैं और उसकी शर्तों में यह भी निहित था, चंद्र नगर को छोड़ करके शेष सभी फ्रांसीसी बस्ती अंग्रेज वापस कर देंगे, जो 1749 तक फ्रांसीसियों के कब्जे में थी। दूसरा शर्त थी जो बाद में लगाई गई कि फ्रांसीसी सेना नहीं रखेंगे। फ्रांसीसी मान गए, उन्होंने अपनी सैनिक शक्ति का विस्तार बंद कर दिया, अंग्रेज़ों का विरोध करना बंद कर दिया और एक व्यापारी के रूप में काम करना शुरू कर दिए। इसीलिए तृतीय आंग्ल फ्रांसीसी जो संघर्ष था, अर्थात जो तृतीय कर्नाटक युद्ध था, उसके परिणाम के बारे में कहा जाता है कि इस युद्ध ने भारत के गुलामी के मार्ग को प्रशस्त कर दिया, क्योंकि अंग्रेज इससे पहले पुर्तगालियों और डचों को पराजित कर चुके थे। अब भारत में उनके एक छत्र राज स्थापित करने में कोई बाधा नहीं थी। फलतः अंग्रेज़ों ने भारत में अपना साम्राज्य स्थापित किया। इस तरह से प्रथम, द्वितीय, तृतीय कर्नाटक युद्ध के बाद फ्रांसीसी असफल हो गए। तो हमें फ्रांसीसियों की असफलता के कारणों पर भी चर्चा करनी चाहिए। हमने पुर्तगालियों की असफलता के कारण चर्चा की, डचों की असफलता के कारण चर्चा की। तो अब आइए हम लोग फ्रांसीसी असफल क्यों हुए उस पर चर्चा करते हैं। पहला कारण है यूरोपीय राजनीति।
अब देखिए यूरोप की राजनीति इस तरह से थी कि वहाँ पर जो है लगातार युद्ध हो रहे थे। कभी उत्तराधिकार के युद्ध हो रहा है तो सभी पक्ष उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, कभी सप्तवर्षीय युद्ध रहा, सभी पक्ष इन्वॉल्व हो रहे हैं। इससे हुआ क्या कि फ्रांस लगातार युद्धों में उलझा रहा, जबकि ब्रिटेन ने अपने को उससे दूर रखा, क्योंकि ब्रिटेन की भौगोलिक स्थिति ऐसी थी कि समुद्र के चारों ओर एक टापू के रूप में था, इसलिए वह यूरोप में फ्रांस की तरह संलग्न नहीं हुआ। दूसरा, उसने अपना भारत में विस्तार किया और धन की प्राप्ति की। दूसरा, कंपनी का स्वरूप। आप दोनों कंपनियां देखिए, जो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो पूर्णतः सरकारी कंपनी थी, और जो ब्रिटेन की थी ईस्ट इंडिया कंपनी वो प्राइवेट कंपनी थी, निजी कंपनी थी। अब सरकारी कंपनी के जो कर्मचारी थे वो पूरी लगन और निष्ठा से काम नहीं करते थे, तथा उन्हें फ्रांस की सरकार द्वारा जो आदेश और निर्देश दिए जाते थे उसका अक्षरशः पालन करना पड़ता था। जबकि ब्रिटेन की कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी प्राइवेट या निजी ढंग से काम कर रही थी, इसलिए अपने विकास के लिए हर तरह की कोशिश कर रही थी। तीसरा कारण है अंग्रेज़ों की आर्थिक और व्यापारिक श्रेष्ठता। देखिए, अंग्रेज की जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, यह जो है फ्रांसीसी कंपनी की तुलना में अधिक धनी थी, तथा हर समय अपने व्यापार को आगे बढ़ाने का प्रयास करती थी। युद्ध काल में भी यह जो है अपने व्यापार में किसी प्रकार की बाधा नहीं आने देती थी, इसलिए लगातार बढ़ रही थी, जबकि फ्रांसीसी कंपनी इस मामले में पिछड़ रही थी। दूसरा, 1757 में बंगाल में अंग्रेज़ों की सफलता। 1757 में प्लासी का युद्ध होता है। प्लासी के युद्ध से नवाब सिराजुद्दौला को पराजित करने के बाद बंगाल की लूट का द्वार अंग्रेज़ों के लिए खुल जाता है। अंग्रेज अधिकाधिक धन वहाँ से प्राप्त करते हैं, जबकि फ्रांसीसी कंपनी इस तरह से किसी क्षेत्र को प्राप्त करने में सफल नहीं रही जो बंगाल की तुलना में उसको धन प्रदान कर सके। इसीलिए इतिहासकार मेरियट महोदय का कहना है कि डुप्ले ने भारत की जिस चाबी को खोजने की कोशिश मद्रास में की और निष्फल रहा, उसे क्लाइव ने बंगाल में खोजा और सफल रहा। यहाँ मेरियट महोदय का कथन अक्षरशः सत्य है। इसके बाद डुप्ले की फ्रांस वापसी। डुप्ले एक महान कूटनीतिज्ञ था, वह लगातार प्रयास कर रहा था। हारने के बाद भी उसने 1753 ईस्वी में पूरी तैयारी के साथ में अपने पास से 3.5 लाख रुपया खर्च करके तिरुचिरापल्ली का घेरा डाला हुआ था, लेकिन उसको फ्रांस की सरकार ने धन के अपव्यय, उसकी रणनीति की असफलता के कारण बुला लिया गया। जितनी भारतीय परिस्थितियों से जितना अधिक डुप्ले परिचित था, यहाँ की कूटनीति का जितना सफल प्रयोग डुप्ले कर रहा था, वैसा बाद में उसके उत्तराधिकारी नहीं कर पाए। 1754 में गोडेहेउ आए, उन्होंने पांडिचेरी की संधि की। संधि के माध्यम से फ्रांस की अस्मिता को ही गिरवी रख दिया। इसके बाद है लाली की अदूरदर्शिता। 1758 ईस्वी में काउंट डी लाली को भेजा जाता है। काउंट डी लाली का जो स्वभाव था वह उग्र था। दूसरा, डुप्ले की तुलना में दूरदर्शी नहीं था,
भविष्य की चीज़ों को देखने की उसमें क्षमता नहीं थी, इसलिए वह लगातार युद्धों में संलग्न रहा। उसने सबसे पहले फोर्ट सेंट डेविड का घेरा डाला, तंजौर का घेरा डाला, मद्रास का घेरा डाला। मद्रास के घेरे के लिए उसने हैदराबाद से बुस्सी को बुला लिया। बुस्सी को बुलाना अंग्रेजों के लिए टर्निंग पॉइंट था और उसी के बाद से अंग्रेजों ने अपनी पूरी सफलता प्राप्त की। वह योग्य सेना नायक भी नहीं था, क्योंकि जब आयरकूट से उसका बांडीवास के मैदान में मुकाबला होता है तो बुरी तरह से पराजित हो जाता है। तो लाली की अदूरदर्शिता भी फ्रांसीसियों के पराजय में एक मुख्य भूमिका निभाती रही। दूसरा, विलियम पिट की नीति। ये विलियम पिट साहब कौन है? विलियम पिट जो है ये है इंग्लैंड के, कौन है? इंग्लैंड के युद्ध मंत्री थे, बाद में प्रधानमंत्री भी बनते हैं, युद्ध मंत्री थे। इन्होंने जो यूरोप में युद्ध हो रहा था उस युद्ध की टैक्टिस संरचना इस तरह से की कि फ्रांस जो है पूरी तरह से यूरोप में फंस गया और उसे जो है भारत पर ज़्यादा ध्यान देने का मौका नहीं मिला, और ब्रिटेन ने भारत पर ध्यान दिया और यहाँ पर अपने को पूरी तरह से विस्तारित किया। नौसेना की भूमिका हम लोगों ने इससे पहले भी पढ़ा था कि ब्रिटेन की नौसेना सबसे श्रेष्ठ थी और उसी नौसेना के सहारे अंग्रेज़ों ने भारत को और अन्य देशों में अपने उपनिवेश को स्थापित किया। उसकी तुलना में फ्रांसीसियों की नौसैनिक शक्ति कमज़ोर थी, फलतः उनको पराजय का सामना करना पड़ा। इस तरह से 7-8 पॉइंटों में हम लोगों ने फ्रांसीसियों की पराजय के कारण को देख लिया। अब इसके बाद लोग संक्षेप में तीनों युद्धों को तेज़ी से पढ़ लेते हैं ताकि जब परीक्षा आए हमें रिवीजन आसानी से हो सके। इसमें 3-4 कॉलम बने हैं। युद्ध है, वर्ष कब हुआ, कारण क्या हुआ, घेरा या युद्ध कौन कौन से हुए उस दौरान, और संधि कौन सी हुई जिससे युद्ध समाप्त हुआ। तो सबसे पहले देखिए, प्रथम कर्नाटक युद्ध है, यह कब हुआ? 1746 से 1748 ईस्वी के बीच हुआ। इसका कारण क्या था? व्यापारिक प्रतिद्वंदिता थी। फ्रांस और ब्रिटेन व्यापारिक रूप से अपने को बढ़ाना चाहते थे, अपने साम्राज्य को बढ़ाना चाहते थे, अपने उपनिवेश को बढ़ाना चाहते थे। फलतः युद्ध हुआ। अगला प्रथम कर्नाटक युद्ध कारण है ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के। 1740 में यूरोप में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध प्रारंभ हुआ, जिससे दोनों शक्तियां आमने सामने आ गई। तीसरा, बार्नेट द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों पर आक्रमण। 1745 ईस्वी में बार्नेट ने कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर अटैक किया, उनको अपने कब्जे में किया, कुछ को तोड़ फोड़ दिया। इससे जो है प्रथम कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण बना और युद्ध प्रारंभ हो गया। जब युद्ध हुआ तो इसमें देखिए एक हमको याद करने का बिंदु है, अड्यार या सेंट थोमे का युद्ध जो 1748 ईस्वी में हुआ। यह युद्ध इस तरह से हुआ, जब जो है मद्रास को डुप्लेन ने जीत लिया और जीतने के बाद जो है कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन को नहीं दिया, तो अनवरुद्दीन ने अपने पुत्र हाफिज खां को 10,000 की सेना के साथ में जो है फ्रांसीसियों से मुकाबला करने के लिए भेजा। यह युद्ध 1748 ईस्वी में अड्यार नदी के किनारे सेंट थोमे नामक स्थान पर हुआ। इसीलिए प्रथम कर्नाटक युद्ध में यह एक महत्वपूर्ण युद्ध है, क्योंकि इसमें एक जो है सुसंगठित यूरोपीय सेना के सामने विशाल भारतीय सेना की पराजय दिखाई पड़ती है, जो महत्वपूर्ण बिंदु था। इसके बाद जो है इसी युद्ध में 1748 में यूरोप में यक्स ला सापल की संधि होती है। उस संधि के बाद जो है प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हो जाता है। फिर शुरू होता है द्वितीय कर्नाटक युद्ध, जिसका समय होता है 1749 से 1754 ईस्वी के बीच में। इसका कारण क्या रहता है? एक्स ला सापल की संधि की विफलता, क्योंकि इसमें यथास्थिति
बरकरार रखने की बात की जाती है, जबकि दोनों शक्तियां अपने को श्रेष्ठ सिद्ध करना चाहती हैं और उस सिद्ध करने के चक्कर में अगला युद्ध उनकी प्रतीक्षा करता रहता है, जो द्वितीय कर्नाटक युद्ध के रूप में आता है। अगला कारण था हैदराबाद, कर्नाटक, तंजौर में उत्तराधिकार की समस्या चल रही थी। उस समस्या में इन दोनों शक्तियों ने योगदान दिया, फलतः यह युद्ध हुआ। इस युद्ध के दौरान अंबूर का युद्ध हुआ 1749 ईस्वी में। यह तब हुआ जब डुप्ले ने मुजफ्फरजंग और चांदा साहब को मिला करके कर्नाटक के नाम अनुरुद्दीन पर अटैक किया। तो बेल्लोर के पास में जो है अंबूर नामक स्थान है, वहाँ पर जो है 1749 में युद्ध हुआ, जिसमें अनुरुद्दीन मारा गया और उसका पुत्र जो है मोहम्मद अली तिरुचिरापल्ली के किले में भाग आया। उसके बाद जो है तिरुचिरापल्ली का घेरा 1751 ईस्वी में, जब जो है मद्रास का गवर्नर अंग्रेजों ने थॉमस सैंडर्स को बनाते हैं, तो थॉमस सैंडर्स जो है मोहम्मद अली की सहायता के लिए 1751 ईस्वी में तिरुचिरापल्ली का घेरा डालता है। उसी घेरे के दौरान क्लाइव जो है सैंडर्स को आर्काट का घेरा कूटनीतिक रूप से, सामरिक रूप से चांदा साहब के ध्यान बटाने के लिए आर्काट का घेरा डालने का सलाह देता है, और उसके बाद सैंडर्स चल देता है। बाद में क्लाइव भी उससे आकर मिलता है और आर्काट का घेरा डालते हैं और आर्काट को 1751 में जीत भी लेते हैं। उसके बाद फिर से क्लाइव अपनी कूटनीतिक शक्तियों का प्रयोग करता है और मराठे, मैसूर और तंजौर से जो है संधि और सहयोग प्राप्त करके अपने पास से 3.5 लाख रुपया खर्च करके 1753 ईस्वी में फिर से तिरुचिरापल्ली का घेरा डालता है। उसी के बाद फ्रांस की सरकार उसको बुला लेती है और 1754 में डुप्ले फ्रांस चला जाता है। इसके बाद उसका उत्तराधिकारी 1754 में गोडहेउ आता है और 1755 ईस्वी में पांडिचेरी की संधि करता है। फलतः जो है द्वितीय कर्नाटक युद्ध समाप्त हो जाता है। उसके बाद तृतीय कर्नाटक युद्ध आता है, जो 1756 से 1763 ईस्वी के बीच में होता है। इसमें कारण में पांडिचेरी की संधि की विफलता मुख्य कारण रहा है, क्योंकि इस संधि को तब लागू किया जाए जब दोनों देश इसका अनुमोदन कर दें, लेकिन उसके 1 वर्ष के बाद 1756 में यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध शुरू हो गया, इसलिए दोनों देशों के पास पांडिचेरी की संधि का अनुमोदन करने का समय नहीं मिला, फलतः युद्ध हुआ। उसके बाद फोर्ट सेंट डेविड और तंजौर का घेरा काउंट डिलाली आता है, अभी हम लोगों ने पढ़ा, घेरा डालता है। फिर उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बांडीबास का युद्ध होता है जनवरी 1760 में। उस युद्ध में पूरी तरह से जो है फ्रांसीसी पराजित होते हैं। यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध समाप्त होता है और पेरिस की संधि 1763 ईस्वी में होती है। उसके बाद जो है फ्रांस और ब्रिटेन के मध्य युद्ध पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। इस तरह से प्रथम, द्वितीय, तृतीय कर्नाटक युद्ध को हम लोगों ने संक्षेप में देख लिया है और पूरा हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो आप लोग इसका बार बार रिवीजन करते रहिए। तथ्य हैं, इसको जितनी बार आप रिवीजन करेंगे उतनी बार आपको याद रहेगा। परीक्षा, किसी भी परीक्षा का पास करने का मूल मंत्र है रिवीजन, रिवीजन, रिवीजन। आप एक ही बुक पढ़िए, एक ही किताब पढ़िए, लेकिन परीक्षा तक उसको 20 बार, 30 बार, 40 बार अगर आप रिवाइज कर गए तो निश्चित तौर पर सफलता आपको मिलेगी, तथ्य आपको याद रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।